लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है। शायद ये आज कंप्लीट हो जाए, नहीं तो इसको अगले पार्ट में हम लेके जाएंगे। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को हम करेंगे आज। वेरी टेक्निकल साइंटिफिक सब्जेक्ट, especially linguistics, you know, is a scientific study of language, but this part is really a scientific study. बाकी में तो हम फिर भी कुछ अपने पास से लिख सकते हैं, बट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में आपके पास कोई ग्राउंड नहीं बचता। So let's start with the phonetics. So phonetics is basically the study of the sounds in human speech is called phonetics. Okay. हम इसको अलग कर सकते हैं फोनोलॉजी से। ये ह्यूमन स्पीच यानी इंसान की कोई भी जो आवाज़ वो प्रोड्यूस करता है उसकी स्टडी को, कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उस आवाज़ की फीचर्स क्या हैं और वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, लिसनर तक, स्पीकर और लिसनर तक पहुंचाने तक फोनेटिक्स उसको स्टडी करती है। और ये कोई भी ह्यूमन साउंड हो सकती है, ह्यूमन साउंड्स को स्टडी करती है। तो लेकिन फोनोलॉजी में हम पार्टिकुलर ब्रांच में जाते हैं किसी लैंग्वेज के, किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज के साउंड पैटर्न की स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं। आगे चल के हम थोड़ी सी इसको दोबारा से भी बात करेंगे फोनेटिक्स वर्सेस फोनोलॉजी के ऊपर। लेकिन फोनेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन साउंड्स, इट्स कॉल्ड फोनेटिक्स। लेकिन अगर आप इसे तीन ब्रांच जो आपके सामने नजर आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, तो तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीन इसकी बड़ी ब्रांचेस हैं। वन इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, दिस वन ए इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एंड सेकंड वन इज acoustic phonetics. Okay, acoustic phonetics, and third one is auditory phonetics. Okay, so what it means by articulatory phonetics, यानी अगर इन तीनों ब्रांचों को इकट्ठा करेंगे तो फिर आप उस नजरिए तक पहुंचेंगे कि ये है फोनेटिक्स। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर फोनेटिक्स का जो है उसे हम तीन बड़ी क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, तीन बड़ी ब्रांचेस के अंदर। आर्टिकुलेशन मींस प्रोड्यूसिंग साउंड्स फ्रॉम द माउथ। Thus, this branch of the phonetics deal with the production of the sounds. ठीक है, आर्टिकुलेट करने का मतलब है पैदा करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, आर्टिकुलेट करना मीन साउंड्स कैसे आर्टिकुलेट होती हैं, देयर डिस्क्रिप्शन, देयर ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उनका क्या मतलब है, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, और उसको ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, सिंबल्स कौन से यूज करेंगे, ये सारा कुछ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स डील करती है। और ये ज्यादातर आपका पेपर जो सवाल आ सकता है वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स से ही है। डेफिनेटली वी राइट देम विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स। ये ह्यूमन साउंड्स, ये ऑल लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 6000 से ज्यादा लैंग्वेजेस रजिस्टर हो चुकी हैं और हम सारी ज़बानों की बात कर रहे हैं। किसी खास पार्टिकुलर लैंग्वेज में जब हम चले जाएंगे और उसमें स्पीच पैटर्न को फाइंड करेंगे, ग्रामर ऑफ साउंड देखेंगे, तो वो तो फोनोलॉजी हो जाएगी। फोनोलॉजी इज मींस द ग्रामर ऑफ द साउंड्स, यानी पैटर्न ऑफ साउंड सिस्टम विद इन अ लैंग्वेज। लेकिन फोनेटिक्स क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन साउंड्स। जो भी आवाज़ें हम पैदा करते हैं अपने हल्क से, जितनी भी ज़बानें बोलने के लिए। अब कुछ आवाज़ें कुछ ऐसी हो सकती हैं जो उर्दू में होंगी तो इंग्लिश में नहीं होंगी, कुछ अरबी में होंगी तो संस्कृत में नहीं होंगी, तो दुनिया की ढेर सारी ज़बानें हैं। तो सारों की जब आवाज़ें इकट्ठी कर लेंगे तो वो फोनेटिक्स उसको स्टडी करेगी। किसी खास लैंग्वेज को ये स्टडी नहीं कर रही होती। ऑब्वियसली यहाँ जो हम एग्जांपल लेंगे वो इंग्लिश फोनेटिक्स में से ही होगा। वो पार्टिकुलर फोनोलॉजी जो हम देखेंगे वो इंग्लिश की होगी, क्योंकि उसी से हम रिलेटेड हैं। So articulation means producing sounds from the mouth. How sounds are produced in our mouth are कह रहे हैं कि फेरिंग्स, लेरिंग्स, जितने भी आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स हैं वो आगे हम देखते हैं। यानी हमारे गले, हल्क, साउंड बॉक्स या लंग्स का जो भी रोल है इसके अंदर, आवाज जो पैदा होती है, इसको आर्टिकुलेशन कहेंगे हम, और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ही इसको डील करती है। सेकेंड ब्रांच इज द बी ब्रांच जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, अकूस्टिक फोनेटिक्स। So it is the study of the physical properties of the sounds themselves. Okay, अब साउंड प्रोड्यूस हो गई हल्क में, हमारे गले से, जबान के ने किरदार अदा किया, लिप्स ने, ठीक है, हार्ड पैलेट ने, सॉफ्ट पैलेट ने, हल्क ने,
या जो भी नाक ने भी इसमें रोल प्ले किया, तो ये सारे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं ये मिलकर जब आवाज पैदा करते हैं तो उस फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर। लेकिन जो आवाज अब पैदा हो गई है उस आवाज की जो क्वालिटी इटसेल्फ है उसको स्टडी करती है अकूस्टिक फोनेटिक्स। ओके, there are machines which give bands of the frequencies for sounds. Other features of the sounds can also be studied. Different features of sound, इसमें हम machines भी यूज करते हैं, devices यूज करते हैं कि ये आवाज का पैटर्न क्या है, पेपर पे ग्राफ भी बनता है उसका, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम देखते हैं। तो ये सारा कुछ जो आवाज की पिच कितनी है, ठीक है, लाउड कितनी थी, गैप्स कितने आ रहे हैं, टोन कैसी है, ये सारा कुछ जो है आवाज की जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम देखेंगे अकूस्टिक फोनेटिक्स के अंदर, या देखते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। ऑडिटरी फोनेटिक्स तीसरी जो इसकी ब्रांच है। फोनेटिक्स, दिस पार्ट जो है, दिस फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द साउंड्स बाय द ईयर एंड इट्स प्रोसेसिंग इन द ब्रेन। ओके, इसका ताल्लुक हमारे कानों से, ऑडिटरी, आपको पता है ऑडियो का मतलब आवाज सुनना, या ऑडिटरी ऑर्गन हमारा क्या, ईयर से। हमारे जो दो कान हैं इनसे जब हम आवाज सुनते कैसे हैं और फिर दिमाग उन्हें प्रोसेस कैसे करता है, इसको हम स्टडी करते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स देखती है आवाज पैदा कैसे हुई, अकूस्टिक फोनेटिक्स देखती है कि आवाज की अपनी क्वालिटीज क्या हैं, वो साउंड जो भी पैदा हुई हैं, और ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम देखते हैं कि आवाज कैसे हमने सुन के हमारे दिमाग ने उसे कैसे अंडरस्टैंड किया है। In other words, we can say that we study how sounds are produced, number A. Number B, how they travel from the mouth to the ear. And number C जो है, how they are perceived by the ear and the brain. तो इसको हम sum up करें तो this is called phonetics. Phonetics क्या है? How the sounds are produced, how they travel from mouth to ear, and how our ear perceive them, and our brain organize them in a meaningful way. So that is the subject matter of phonetics. यहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर इन तीनों ब्रांचेस में से आपसे सवाल किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए फर्क करने में। So next important part is our articulators. Okay, articulators क्या हैं? अब हम जाएंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में ही हम आगे हैं, डेफिनेटली इसी पर ज्यादा बात होगी और इसी यही आपके एग्जाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए काफी, और उम्मीद है मुझे कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएगा। सो द मेन आर्टिकुलेटर्स, द ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस साउंड्स, ये आर्टिकुलेटर्स है। आर्टिकुलेटर्स के उनसे वो सारे ऑर्गन्स जो हमारे नाक और मुंह और लिप्स और गला साउंड बॉक्स तक जाते हैं, ये सारे ऑर्गन हम देखते हैं, ये आर्टिकुलेटर्स हैं। आर्टिकुलेटर्स ऑर्गन्स विच हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ओके, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें, साउंड्स आर मेड बाय द एयर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द आर्टिकुलेटर्स। साउंड आखिर पैदा कैसे होती है? व्हेन साउंड स्ट्राइक करती है आर्टिकुलेटर्स के साथ। आर्टिकुलेटर्स कौन से हैं? ये ऑर्गन जो हमारे गले के अंदर है, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं। दिस एयर कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स। अब ये हवा आती कहाँ से? एक्चुअली हमारे लंग्स के अंदर जो हम सांस लेने के लिए एयर इनहेल करते हैं, वही लंग्स अब जोर से जब बाहर की तरफ हवा को स्ट्रीम करते हैं तो वो फिर जबान की पोजीशन, नाक की पोजीशन, गले की पोजीशन और वोकल कार्ड की जो मूवमेंट है वो इससे आवाजें पैदा करती है। ठीक है, इसका मतलब है जिनके लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं वो ज्यादा ऊंचा बोलेंगे, उनकी आवाज ज्यादा ऊंची होगी, उनमें क्लैरिटी भी ज्यादा होगी। फेफड़े अगर आपके कमजोर हैं तो आप जो है वो बात नहीं कर पाएंगे एक अच्छी तरीके से। सो आवाज कैसे पैदा होती है? व्हेन एयर कम्स in the form of a stream from the lungs. This is called the pulmonary stream. आप इसको नाम दे सकते हैं pulmonary stream. pulmonary मतलब लंग से आने वाली हवा का जो स्ट्रीम है, जो आ रही है, एक हवा का पैक जो आ रहा है, this is called stream. It is also known as the ingressive stream. Okay, ingressive stream जो है और एग्रेसिव स्ट्रीम, हम इसमें अब फर्क कर रहे हैं, ये इसलिए साथ लिखा हुआ है, ये दो किस्म की स्ट्रीम होंगी। सो एग्रेसिव स्ट्रीम, दैट स्ट्रीम ऑफ द एयर व्हिच
goes out of the mouth. ओके, ये एग्रेसिव जो हवा बात करते हुए हमारे लंग्स से होती हुई बाहर आती है, उसको हम कहते हैं एग्रेसिव स्ट्रीम्स। और इनग्रेसिव, इन का मतलब अंदर दाखिल होना है, और ई मतलब एग्जिट का मतलब निकलना है। तो एक ई और आई से यह फर्क कर सकते हैं। इनग्रेसिव एयर स्ट्रीम, जब हवा हम अंदर लेके जाते हैं बात करते हुए, तो उसे इनग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहेंगे, और जब बात करते हुए हवा को बाहर की तरफ लेके जाते हैं उसे हम एग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहेंगे। और इसको कैसे याद रखेंगे, एग्जिट और इन से। साउंड्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस बाय टेकिंग द एयर इनटू द माउथ। वैसे तो एग्रेसिव स्ट्रीम से ही आवाज पैदा हो रही है। इंग्लिश में जितनी भी साउंड्स हैं वो एग्रेसिव स्ट्रीम से पैदा होती हैं। There are some sounds in Sindhi and Seraiki which are produced by the ingressive air streams. कुछ आवाजें ऐसी हैं जो सिंधी लैंग्वेज और सराइकी लैंग्वेजेस में पाई जाती हैं, जिनमें इनके जो स्पीकर हैं वो हवा को, एयर स्ट्रीम को अंदर को लेके जाते हुए भी कुछ आवाजें पैदा कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकर नहीं कर सकता। ऐसा उर्दू वाले भी बहुत कम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ आवाजें हैं, शायद बाद में मेंशन करेंगे, जो आप सराइकी स्पीकिंग पर्सन से अगर वो कहेंगे ना बात करें तो आपको आइडिया होगा, आप उसे ध्यान अगर दें तो वो इनग्रेसिव एयर स्ट्रीम से वो आवाज पैदा कर सकता है, क्योंकि ये बचपन की ट्रेनिंग होती है। आपके आर्टिकुलेटर्स को जिस आवाज की हैबिट हो चुकी होती है वही आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ आवाजें जो अंग्रेज नहीं बोल सकते, या कुछ इंग्लिश की साउंड्स हैं जो अरेबिक वर्ल्ड में नहीं बोली जा सकती, इट डजंट मीन कि उनके गले में कोई डिफरेंस है। नहीं नहीं, आर्टिकुलेटर सेम है दोनों के। यहाँ फर्क ये है कि बचपन में कौन सी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स ट्रेंड हो चुके हैं, ट्यून हो चुके हैं। मसल ट्यून ना होंगे तो फिर बड़े होके आप वो वाली आवाज आपके लिए पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से वो अज़ा हैं जो आवाज़ें पैदा करने में, यानी साउंड्स, जो कि हमने साउंड्स की स्टडी करनी है तो हमें आर्टिकुलेटर्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अनाटमी अब पढ़नी पड़ेगी। अनाटमी कहते हैं अज़ा की स्टडी को, जो ज़्यादातर डॉक्टर स्टडी करते हैं, लेकिन इतनी लिंग्विस्टिक्स में जाने के लिए हमें इतनी सी अनाटमी हमें आनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लेरिंग्स। एक जो आर्टिकुलेटर है लेरिंग्स। Larynx is a box-like space situated in the neck which allows the air from the lungs to pass through it. ठीक है, लंग्स से जब हवा गुजरती है तो गले में एक बॉक्स लाइक एक प्लेस है, जो आपका गला है, उस बॉक्स लाइक एक स्पेस होती है, इट इज कॉल्ड लेरिंक्स। जब हवा वहां से गुजरती है तो वहां के अंदर कुछ ऑर्गन है जो उसे आवाज पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या है, वोकल कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, at the opening of the larynx are vocal folds or vocal cords. Okay, वहां पे कुछ मसल्स हैं जो फोल्ड फॉर्म में या कॉर्ड फॉर्म में है। दे आर टू बैंड्स ऑफ द मसल्स लाइंग अपोजिट टू ईच अदर। ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और इनके दरमियान से लेरिंक्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं, और वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लगी हुई हैं। और जब हवा वहां से गुजरती है तो आवाज पैदा करती है, वाइब्रेट। वो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वो दोनों जो मसल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं दरमियान से। वो जितनी क्लोज होंगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी। सो साउंड प्रोड्यूस होती है लेरिंक्स के अंदर से, जो आपके गले में एक बॉक्स लाइक एक चीज लगी हुई है। और कुछ लोगों की ये ज्यादा वाज़ेह होती है, कुछ लोगों में इतनी अंदर की तरफ होती है, और कुछ लोगों में तो आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल नजर आती है, उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं होगी आप। और इसमें समटाइम इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। बिल्कुल ये एक एडम्स एप्पल भी कहते हैं, कुछ कई नाम है इसके। सो इसके बाद जो हमारे पास है वो है फेरिंग्स। लेरिंग्स से भी ये बिल्कुल ऊपर एक ट्यूब लाइक एक शेप होती है। इट इज अ ट्यूब दैट एक्सटेंड अबव द लेरिंग्स। अब लेरिंग्स में तो वोकल कॉर्ड ने आवाज पैदा करके फिर ट्यूब में फेंकनी है, और वो लेरिंग्स है। वो लेरिंग्स ट्यूब कहाँ पे आके खुलेगी, आपके हल्क में, गले में। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल एंड ओरल कैविटी। आपके ओरल कैविटी और नेजल कैविटी जो है, नाक और गला जो है, ये पीछे जहाँ पे दोनों खुल रहे हैं उस स्पेस में आकर वो ट्यूब आवाज को फेंक देगी, और वहां से उसे या तो मुंह के रास्ते बाहर आना है उस स्ट्रीम को, या नाक के जरिए से। नाक बंद कर देंगे तो मुंह के जरिए से वो वापस आएगी और उससे आवाज पैदा होगी फिर।
डेफिनेटली आगे कुछ और चीजें भी इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे हमने आगे नेजल कैविटी को अलग से, ओरल कैविटी को अलग से देखेंगे। लेकिन जब when the air passes through, the vocal cords can open and close very fast. अब लेरिक्स के अंदर जो वोकल कार्ड्स लगी हैं वो तेजी से वाइब्रेट करती हैं। जब हवा गुजरती है तो हमें से उनके तेजी से मूव करने को हम कहते हैं वाइब्रेशन। इट कैन बी फ्रॉम 70 to 1000 टाइम्स पर सेकेंड। इनकी वाइब्रेशन कितनी हो सकती है? 70 से लेकर 1000 टाइम पर सेकेंड। ओके, ये हमारे गले में जैसे कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं मेरे आर्टिकुलेटर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर ये एक मीडियम के जरिए आप तक पहुंच रही है, और आपके कान इन्हें सुन रहे हैं, और आपके ब्रेन में मीनिंग पैदा हो रहा है कि ये क्या मतलब है इसका। द वाइब्रेशन इज कॉल्ड वॉइसिंग। इसको टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? वाइब्रेशन अगर हो, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करें, तो इसको हम कहते हैं वॉइसिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से ये जो साउंड है जा, जी की साउंड, जी जेड जो लिखते हैं आप, साउंड है जी, तो आप कहें या जी, तो क्या होगा? एंड कीप योर टंग इन द सेम पोजीशन सेइंग, यू विल हियर ए बजिंग या हजिंग साउंड एक मिलेगी। दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। अगर आप बोले खुद भी अभी, तो आप इसको महसूस कर सकते हैं, बज को, इस साउंड। वोकल कॉर्ड बड़ी बहुत तेजी से 1000 पर चली जाएंगी जब आप जी कहेंगे। दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। यू कैन प्लेस योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फील दिस वाइब्रेशन। अगर आप अपनी उंगलियां, 2 उंगलियां जो आप गले पे रखी साउंड बॉक्स पे, और जोर से बोलें ज या जी, तो ये आपको वाइब्रेशन मिलेगी। इफ यू वांट टू स्विच इट ऑफ से, अगर आप चाहते हैं कि ये जो वोकल कॉर्ड है, आवाज, वोकल कॉर्ड जो है ना वाइब्रेट ना करे लेकिन आवाज पैदा हो, तो दूसरी साउंड है सा साउंड है, स्नेक से पहले जो आती है हिस। ये बिल्कुल में आप करेंगे तो आवाज तो हमारे मुंह ने पैदा की है, लेकिन एयर स्ट्रीम बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन ये इसको हम क्या कहेंगे कि ये वॉइस नहीं थी। यानी वॉइस साउंड कौन सी होती है? ये एक टर्म है, वॉइस का मतलब अब उस तरह नहीं जाएंगे, ये इससे फोनेटिक्स में आप समझ रहे हैं। वॉइस्ड और अनवॉइस्ड साउंड्स कौन सी होती हैं? जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करें उसको हम कहते हैं वॉइस साउंड, और जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट ना करें और आवाज पैदा हो उसे अनवॉइस्ड साउंड कहेंगे। जैसे जी जो साउंड है, दिस इज वॉइस साउंड बिकॉज वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेटिंग, एंड जो है एस, स्नेक से पहले जो आता है, ये अनवॉइस्ड है बिकॉज वोकल कॉर्ड्स आर नॉट वाइब्रेटिंग व्हाइल यू प्रोड्यूस साउंड, सा साउंड जो है। इसी तरह बहुत सी आवाजों को वॉइस्ड और अनवॉइस्ड में क्लासिफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन थी वॉइस्ड और अनवॉइस्ड साउंड की। आई होप कि यहाँ आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द नेजल कैविटी। हम आर्टिकुलेटर्स को भी देख रहे हैं, साथ टर्मिनोलॉजी की भी देख रहे हैं। लुक एट द स्पेस बिहाइंड द नोज। हमारे जो नाक के बिल्कुल पीछे फील कर सकते हैं, बल्कि अगर चार्ट हो आपके सामने तो उसको देख भी सकते हैं गूगल करके। इट इज कॉल्ड द नेजल कैविटी एंड इज फिल्ड विद द एयर। हमारे नाक के बिल्कुल पीछे भी एक स्पेस होती है जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। ये नाक में अंदर भी स्पेस है, उसके पीछे वाले हिस्से में भी स्पेस है। इसमें भी हवा भरी रहती है। जब हम बात करते हैं तो एयर यहाँ से भी प्रोड्यूस भी होती है। इट कैन प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ हमिंग नॉइज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, अगर नाक में जो पीछे स्पेस है ये एक रेजोनेंस पैदा करती है आवाज के अंदर। आपने गौर किया होगा कि नेजल कैविटी जब अपना रोल प्ले नहीं करती, जब आपको जुकाम लगा हो, कभी आपको जुकाम लगा होगा तो आपने देखा होगा कि आप अपनी भी आवाज सही तरह से पहचान नहीं रहे होते हैं। हल्क से आवाज पैदा हो रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन नेजल कैविटी ब्लॉक होती है जुकाम लगने की वजह से, म्यूकस फंस जाता है वहां। तो जुकाम में क्या होता है कि आपका नाक बंद हो जाता है और एक चीज जो है वो कम हो जाती है आवाज के अंदर। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ब्लॉक हो जाती है रेजोनेंस। वैसे तो लेरिंग्स में भी अगर लेरेंजाइटिस हो जाए, गला ज्यादा खराब हो जाए, तो वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो भी स्वेलिंग कर सकती हैं। और अगर वोकल कॉर्ड स्वेलिंग कर जाएं और वाइब्रेट ना करें, वाइब्रेट करना वो बंद कर दें या अच्छे तरीके से वाइब्रेट ना करें, तो आपकी आवाज में जो वॉइस साउंड है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते सही तरीके से, आपका गला बैठ जाता है, जिसके लिए कहते हैं। नेजल जो रेजोनेंस है वो कब खत्म होता है? जब आपकी नेजल कैविटी किसी वजह से बंद हो जाए। नाउ इफ द माउथ इज ब्लॉक्ड एंड ऑल द एयर पास आउट ऑफ द नोज, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड अ नेजल इफेक्ट।
एक और सिचुएशन भी है जब आप मुंह बिल्कुल बंद करके नाक से आवाज निकालें, तो इट इज कॉल्ड नेजल इफेक्ट। ओके, दिस इज आल्सो नोन नेजलाइजेशन। समटाइम कुछ आवाजें ऐसी हैं जो हम ज्यादा जोर नाक से उनको निकालने की कोशिश करते हैं हल्क से निकालने की बजाय, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेजलाइजेशन। कुछ साउंड में नेजलाइजेशन इफेक्ट जब हम बात करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा कि साउंड जो वॉइस है वो नाक से ज्यादा पास हो रही है। तो अगर आपका नाक बंद होगा तो नेजलाइजेशन डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। तो ये नाक का भी रोल है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेटर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकुलेटर है, दैट इज कॉल्ड ऑरल कैविटी। हमारा मुंह है, ऑरल कैविटी है, जबान उसी के अंदर है, और जबान की वजह से इसे टंग कहा जाता है, जबान भी कहा जाता है। कौन सी जबान हम बोलते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जबान की मूवमेंट, जो टंग की मूवमेंट है, उसी से ही सारी आवाजें पैदा हो रही हैं, फर्क हो रहा है। आल दो अभी हमें पता चला है कि और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ओरल कैविटी में जो पहला ऑर्गन है द लिप्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। द लिप्स कैन क्लोज टुगेदर स्टॉपिंग द एयर। बिल्कुल आप दोनों लिप्स बंद कर दें, स्टॉप कर सकते हैं एयर को। दिस एक्शन क्रिएट्स साउंड्स व्हिच आर कॉल्ड स्टॉप्स और प्लोसिव्स। बाद में हम देखेंगे कि दोनों होंठ बंद करने से या यकदम फिर खोलने से स्टॉप्स या प्लोसिव्स वॉइस पैदा होती है। They are called plosives because the air is stopped for a very short time and then goes out in, explodes or implodes यकदम। जैसे पा, जैसे पा साउंड है, पा, बा, ये दोनों साउंड में आप देखें कि दोनों लिप्स आपके पहले क्लोज होते हैं, हवा ब्लॉक की जाती है और सडनली एक इम्प्लोड की जाती है एकदम से, जैसे पा बा मैंने कहा। उसके बाद जो हमारे पास है ओरल कैविटी में एक और आर्टिकुलेटर, दैट इज टीथ। हमारे दांत भी बात करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट द टंग कैन बी बिहाइंड द टीथ और बिटवीन देम फॉर सर्टेन साउंड्स। द लोअर लिप मीट द अपर टीथ इफ वी प्रोड्यूस द साउंड फा। ठीक है, एफ जो है ना, इसको अगर साउंड में जाएंगे तो फा, और फा आप कहें तो लोअर लिप्स आपके अपर टीथ को टच करते हैं, फा उससे पैदा होता है। और वाह भी, फा और वाह दोनों सूरतों में आप वी वी साउंड जो है वाह, फा वाह, ये दोनों साउंड्स में अगर फर्क है, दोनों हद तक के लोअर लिप्स और अपर टीथ के टच होने से पैदा हो रहे हैं। दोनों में फर्क सिर्फ वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का है। एक में वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रही है और एक में हमारी वोकल कार्ड बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही। उसके बाद जो हमारे पास एक और ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलर रिज। जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ इज स्लाइटली रेज्ड लॉन्गिश रिज कॉल्ड द एल्वियोलर रिज। एल्वियोलर रिज क्या है, हमारे जो ऊपर के दांत हैं उनके बिल्कुल पीछे जो पार्ट है, दांत जहां पे टच हुए हैं, जिस जगह पे समझो दांत लगे हुए हैं, वो जो पार्ट है, गोश्त का जो हिस्सा है, इट इज कॉल्ड एल्वियोलर रिज। सम साउंड आर प्रोड्यूस व्हेन द टंग टच एंड कम्स नियर दिस रिज। इसके करीब आने से भी कुछ आवाजें पैदा होती हैं। आगे जब हम साउंड प्रोडक्शन देखेंगे तो एल्वियोलर रिज क्या होता है, जहां पे आपके ऊपर के दांत लगे हैं उसके पीछे वाले हिस्से को एल्वियोलर रिज कहते हैं। मेरी बात सुनने से अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा है कि वो कौन सा पार्ट है, वैसे मैं बता रहा हूँ ऊपर के दांत जहाँ लगे हुए हैं, और आप जबान से उनका दांतों को टच करते जाए और जहाँ पे दांत खत्म हो जाएगा तो जो हार्ड पार्ट आपका स्टार्ट होगा, दैट इज एल्वियोलर रिज। फर्दर आप इसे गूगल करके ये सारे पार्ट्स जो हैं खुद देख भी सकते हैं, इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद होता है हार्ड पैलेट। ठीक है, बिल्कुल एल्वियोलर रिज से पीछे जो हिस्सा है, अगर आप जहां पे दांत लगे हैं वो एल्वियोलर रिज है, और उसके ऊपर जो पार्ट है, जैसे आप जबान से टच करें तो आपकी मुंह की जो छत है वो नजर आएगी, जबान को टिप को आप ऊपर करके देख सकते हैं, दैट इज द हार्ड पार्ट आपको एक मिलेगा। और उससे बिल्कुल पीछे चले जाएं तो एक सॉफ्ट पार्ट भी आता है। तो ये जो छत दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है, हार्ड पार्ट और उसके बिल्कुल पीछे जो है ना वो पार्ट है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में हमें से पैलेट को हम दो हिस्सों में यानी डिवाइड, ये जो रूफ ऑफ द माउथ है यानी पैलेट जो है ये हार्ड पार्ट है, और पीछे जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो शायद जबान से हम इतना अच्छा महसूस नहीं कर सकते, स्पेशल टिप हमारी नहीं जाएगी वहां पे, लेकिन बैक ऑफ द टंग जो है वो टच करके वहां से आवाजें पैदा करती है। उससे बिल्कुल पीछे जो पार्ट है इट इज कॉल्ड यूवीउला। ओके, यूवीउला जो है
This is the behind that part. It is a small fleshy conical body suspended downward at the back of the mouth. बिल्कुल हमारे मुंह के गले के बीच में एक स्मॉल एक पार्ट है, वो बिल्कुल कोनिकल एक फ्लैशी पार्ट होता है, स्मॉल सा, जो लटकता हुआ एक महसूस होता है। आप गले में किसी दूसरे के गले में या अपने गले में टॉर्च लगाएं मिरर के सामने खड़े होके, तो हल्के बिल्कुल दरमियान में आपको एक यूवियोला, एक फ्लैशी पार्ट ऊपर से हैंगिंग शेप में नजर आएगा, यूवियोला। ये भी कुछ आवाजें पैदा करने में रोल प्ले कर सकता है, जरूरी नहीं इंग्लिश की आवाजें, हम ओवरऑल जो कि साउंड्स की बात कर रहे हैं। टंग जो है 7 पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वजह से हम इसे जबान कहते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं। टंग कैन मूव अप एंड डाउन एंड टर्न इन द माउथ। तो टंग ऊपर भी हो सकती है, नीचे हो सकती है, आवाज मुख्तलिफ हो जाएगी, साइड पे हो सकती है। By doing so, it comes in contact with other parts of the mouth and helps in producing sounds. ओके, टंग जो है कभी दांतों से जुड़ेगी, कभी एल्वियोलर रिज से, कभी हार्ड पैलेट से, कभी बैक वाली साइड ऊपर उठ जाएगी, और कभी ये साइड पे हो जाएगी। तो ये इसकी जो भी पोजीशन होगी एक डिफरेंट आवाज पैदा करने में बहुत ज्यादा अहम रोल जबान का है। उसके बाद देखें तो हमारा एक और पार्ट है, आर्टिकुलेटर है, दैट इज कॉल्ड ग्लोटिस। दिस इज द ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। ऑल ग्लोटल साउंड्स coming deep from the throat are produced by it. Glottal sounds कौन आती है? It is the opening of the larynx है, जो हमने कहा साउंड बॉक्स है, जहाँ वोकल कॉर्ड लगे उनके ऊपर जो बिल्कुल इसकी ओपनिंग है, माउथ है, जहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को ग्लोटस कहते हैं। और कुछ ऐसी आवाजें हैं, शायद इंग्लिश में मे बी ना हो, मे बी अरबी में आपने देखा होगा, है की आवाज, है सुना होगा अजान में, हई अल फलाह जब कहते हैं है, तो वो बिल्कुल वो आवाज जो है ना, वो अभी भी आप हैया कहीं जोर से, तो है की जो साउंड है अरबिक में, स्पेशली जो अरबी के उस्ताद हैं वो ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, उस साउंड को ग्लोटल साउंड कहा जाता है। वो ग्लोटस पैदा करता है, स्पेशली वहां जोर पड़ता है। आर्टिकुलेटर्स हमने देखा, हम फोनेटिक्स ऑफ फोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिनमें अभी हमने देखा इसकी 3 बड़ी ब्रांचेस कौन सी हैं और मेन आर्टिकुलेटर्स कौन से हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर स्पेशली। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड्स देख लेते हैं कि हम इनको कौन से पैरामीटर पे, जो साउंड्स हैं इनको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। We classify sounds, next हमारा टॉपिक 3 आपको नजर आ रहा होगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स। इसको सामने रखते हुए आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। We classify sound by describing where they are produced in the mouth and how they are produced. ओके, 2 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, where they are produced and how they are produced. The former is known as the place of articulation and the later is known as the manner of articulation. ठीक है, where they are produced यानी place of articulation and how they are produced, इसको हम कहेंगे manner of articulation। तो 2 तरह से हम साउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। The place of articulation may be the lips। प्लेस कौन सी हो सकती है? अपनी आर्टिकुलेटर्स देखे हमने, किसी भी जगह पे आवाज पैदा हो सकती है, जैसे लिप्स रोल प्ले कर सकते हैं, the teeth and so on. The manner of articulation means how the air streams comes out of the mouth. Manner में हम ये देखते हैं कि एयर स्ट्रीम कैसे आती है मुंह के रास्ते से बाहर की तरफ। It can be stopped and then released। हो सकता है हवा जो है हम एक दफा हम रोक लें और फिर उसको रिलीज करें, जैसे पा साउंड में हम पहले बिल्कुल होंठ बंद कर लेते हैं और फिर एकदम एक प्लोसिव साउंड रिलीज करते हैं। इट इज डिफरेंट, इसकी आवाज हो जाएगी और मैनर डिफरेंट हो जाएगा। इट कैन बी रिलीज्ड विद फ्रिक्शन। ठीक है, द लिप्स कैन बी राउंडेड और ओपन, द वोकल कॉर्ड कैन बी वाइब्रेट और नॉट, विद a number of other things can happen। तो ये सारा मैनर है कि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है कि नहीं कर रही, लिप्स राउंड हैं कि स्ट्रेट हैं, न्यूट्रल हैं, और इसी तरह जो आवाज है उसको रोका गया है या फ्रिक्शन से आवाज पैदा की गई है, या वॉइस्ड है कि बिल्कुल अनवॉइस्ड है। इसको हम मैनर ऑफ साउंड कहेंगे। और प्लेस ऑफ साउंड क्या है या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, इनमें ये फर्क आएगा। और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी लिप्स हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं, जितने भी ऑर्गन हमने पढ़े हैं, ये हम देखेंगे कौन सी प्लेस पर वो आवाज बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट जो है उस इसको फर्क करने से पहले हम ये देख लें कि हम इसको चूंकि ट्रांसक्राइब करते हैं तो IPA क्या है। हो सकता है IPA स्टैंड फॉर ही आ जाए आपके पेपर में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स।
ये जो है फोनेटिक्स अल्फाबेट है, IPA वाज बेसिकली, ये दो तरह से दोनों के लिए यूज होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के लिए भी और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के लिए भी. इट वाज बेसिकली एसोसिएशन founded in Paris in 1886 by the school teachers who wanted to standard notation for the pronunciation of the foreign languages in their schools. जो लिंग्विस्टिक्स के स्कूल थे पेरिस के अंदर, तो कुछ टीचर्स ने ये एसोसिएशन बनाई थी कब 1886 के अंदर, और उनका पर्पस ये था कि अदर देन द फ्रेंच जो साउंड्स होती हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज में आ जाएंगे वो तो फोनोलॉजी ऑफ द फ्रेंच हो जाएगी, उसको हम समझ सकते हैं अलग से, लेकिन सारी ज़बानों को कैसे हम समझें और उनको ट्रांसक्राइब कैसे लिखें, कोई बात सुन के कैसे लिखें, तो इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट बनाए गए. ये ऐसे अल्फाबेट हैं जो इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम है, जिसमें आप दुनिया की कोई भी आवाज़ जो है उसको लिख सकते हैं इन सिंबल्स को यूज करके. ये बेसिकली तो बेस करते हैं रोमन अल्फाबेट, रोमन सिंबल्स हैं मोस्टली, लेकिन कुछ ग्रीक सिंबल्स भी हैं, इस तरह कुछ अदर सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल लिए गए हैं इसके अंदर. इसमें अगर प्रोमिनेंट स्कॉलर देखेंगे एज इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश फोनेटिक्स इज हेनरी स्वीट. ठीक है, हेनरी स्वीट की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड हैंडबुक ऑफ द फोनेटिक्स है, इसने बहुत ज्यादा दुनिया को मुतासर किया है. इंग्लिश फोनेटिक्स के अंदर अगर बहुत अच्छा एक नाम, बड़ा नाम देखें, दैट इज हेनरी स्वीट. फोनेटिशियन है, पर सबसे पहले आपको पता है वो संस्कृत के पनीनी थे, जिन्होंने सबसे पहले ग्रामर पे और हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस पे काम किया टेक्सला के अंदर. अष्टाध्यायी बुक में उन्होंने रिकॉर्ड किया इसको. सो व्हाट इट मीन्स बाय फोनीम नाउ, जो साउंड है हम प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ और फोनीम के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और कॉन्सोनेंट और वाउल में हम कैसे फर्क करेंगे. ये जो आवाजें पैदा हो रही हैं, कुछ आवाजों को हम कहेंगे कि ये कॉन्सोनेंट्स हैं और कुछ आवाजों को हम कहेंगे कि ये वाउल्स हैं. और फोन और फोनीम में भी डेफिनेटली एनी साउंड जो आप काल्प पैदा कर सकते हैं दैट इज फोन, लेकिन फोनीम जो है वो पार्टिकुलर लिंग्विस्टिक साउंड है, पार्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड है जो मीनिंगफुल डिस्टिंक्शन लेके आती है. अ साउंड इज नोन एज फोनीम इन ग्रीक. ग्रीक में वैसे तो फोनीमा का मतलब साउंड ही होता है, फोनीमा का लफ्जी मतलब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है आवाज, साउंड. From this comes the technical term phoneme, which means the smallest unit of sound of a language. साउंड का जो सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोनीम. Actually, it is an abstract concept because we cannot pronounce most pure phonemes. If we try to pronounce a pure consonant, we cannot do it. मजे की बात है ये कि आप, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है कि ये फोनीम है जी, लेकिन हम अकेले फोनीम को कभी भी अदा भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि एक कॉन्सोनेंट में आपके सामने लिखता हूं, आप इसे बोल के दिखाएं, तो डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल पी जो लेटर है वो लिखा होगा, तो मैं ऐसे कोशिश करूंगा पा कहूंगा, पा, ठीक है, लेकिन ये तो प्योर नहीं है. उसकी वजह ये है कि मैंने आगे एक वाउल यूज किया है, पा के साउंड के बाद मैंने आ का एक वाउल यूज किया है, तब मैं उस काबिल हुआ हूं कि मैं इस फोनीम को प्रोनाउंस कर सकूं. तो अकेला जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, आप उसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, ओनली सिंगल वॉइस आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अदा करेंगे पा या बा या सा या जा, जो भी आप बोलने की कोशिश करेंगे, आपको उसे कहने के लिए आगे एक वाउल लगाना पड़ेगा. है ना दिलचस्प बात ये कि आप अकेला उसे, आप अभी तक यही समझ रहे थे कि हम फोनीम को अलग अलग ये देखे जी प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. We always add a vowel either before or after. Okay? तो हम इसको तब जाके कहने के काबिल होते हैं. चलिए अब हम इसको देखते हैं. डिफाइन द टाइप्स ऑफ साउंड्स. अ कॉन्सोनेंट फिर क्या है और वाउल क्या है, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं. सो कॉन्सोनेंट इज अ फोनीम व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर स्ट्रीम. जब आप लंग से हवा आती है और वो हमारे वोकल कार्ड से गुजरते हुए वाइब्रेट होती है या नहीं होती है, दोनों सूरतों में हम आगे ये देखते हैं कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुई है. कहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है
एयर पैसेज के अंदर और ऑब्स्ट्रक्शन से साउंड पैदा हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्सोनेंट। व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द obstruction in the air stream, whether it is complete obstruction or it is a partial obstruction, it will called, क्या कहेंगे हम इसे, it will be called consonant. A vowel on the other hand is produced without obstruction in the vocal tract. ठीक है, जब हम vowel कहते हैं, for example a that is a vowel, a, e, o, अब ओ मैंने कहा ओ, तो इस आवाज को पैदा करने के लिए कहीं भी एयर स्ट्रीम जो है उसको रुकावट नहीं का सामना नहीं करना पड़ा, इस वजह से हम इसे वाउल कहते हैं। वाउल की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, जब एयर स्ट्रीम बगैर किसी रुकावट के आप आवाज पैदा करें यानी ब्लॉकेज के, तो हम उसे वाउल कहेंगे। अगर ब्लॉक हो जाए कंप्लीट और पार्शियल, जैसे पा, पा में मैंने दोनों लिप्स पहले जोड़े थे, हवा रोकी थी, फिर प्लोसिव साउंड पैदा की, तो इसका मतलब एक कंप्लीट ब्लॉकेज था, फिर सडन रिलीज था, तो इसको हम कहेंगे कि ये तो कॉन्सोनेंट। दैट इज द टेक्निकल डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स। ये काफी दफा पेपर में आ चुके हैं आपके लेक्चरशिप एग्जाम के अंदर, प्रीवियस पेपर अगर देखें तो इस फर्क को पूछा गया है। वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का सम टाइम आ जाता है, और या फिर आ जाता है कॉन्सोनेंट एंड वाउल के लिए वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या लिखी होती है और आपने बताना होता है ये कॉन्सोनेंट है कि वाउल। तो अगर तो आवाज पैदा की जाए विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर स्ट्रीम, तो नीचे आपने क्लिक करना है, ये वाउल है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन से आवाज पैदा की जाए, फोनीम पैदा किया जाए, उस फोनीम को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। सो जो फोनीम्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा होने वाले और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा होने वाले, यानी वाउल और कॉन्सोनेंट्स। अब जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, पहली जो ऑब्स्ट्रक्शन से पैदा होती हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ये हो सकते हैं बाइलेबियल्स, यानी बाइलेबियल, बाय का मतलब होता है दो, लेबिया का मतलब होता है लिप्स, दोनों लिप्स की मदद से पैदा होने वाली आवाजें, यानी बाइलेबियल्स। अब बाइलेबियल जो है ना, ये यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, 3 तरह की आवाजें आ रही हैं। एक है बाइलेबियल स्टॉप्स, यानी जो बिल्कुल पा और बा साउंड जो है, पा और बा साउंड अगर कहेंगे, डेफिनेटली ये पा में भी आप गौर कर रहे हैं कि आगे वाउल लगाकर ही मैं इसे प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। पा और बा अगर गौर करें तो ये दोनों लिप्स एक दफा स्टॉप करते हैं एयर को, फिर हम रिलीज करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड बाइलेबियल स्टॉप्स। और एम जो है, माँ, माँ अगर आप कहें माँ, तो या मैंगो आप कहेंगे ना, मैंगो, मैं, तो मैं की साउंड एक आएगी उसके साथ, यानी वाउल का डिफरेंस आएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये बाइलेबियल नेजल साउंड है, क्योंकि इसमें आवाज में नाक से हवा जो है वो रिलीज होती है साथ साथ, और नाक इसमें रोल प्ले करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दोनों लिप्स के बाद नाक का रोल आने की वजह से ऐसी आवाज को हम, माँ जो साउंड है, मैं जो साउंड है, वो हम कहेंगे बाइलेबियल नेजल है। और वो जो साउंड है, वो ये भी बाइलेबियल है, याद रखें। इसको अक्सर पाकिस्तानी जो है वो वाह साउंड के साथ प्रोड्यूस करते हैं, यानी लेबियोडेंटल साउंड बना देते हैं। पाकिस्तानी जो है वाटर कहेंगे हम, जैसे वाटर, तो हम क्या कहते हैं, वी से वाटर बोलते हैं, वी से। अब जिस मर्जी को बोलें बंदे को कि वो वाटर कहे, तो वो वाटर ही कहेगा, यानी वी से बोलेगा, यानी बाइलेबियल साउंड बना देगा, जबकि एक्चुअली ये वाटर है, वाटर, जिसमें आपके दोनों लिप्स ने रोल प्ले करना है, ये बाइलेबियल साउंड है। और इसे सेमी वाउल हम क्यों कह रहे हैं, वाटर, क्योंकि वो जो साउंड है, इसमें आपके लिप्स राउंड होते हैं और आवाज पैदा करते हैं दोनों मिलके, लेकिन बाकी हल्क में कोई खास रुकावट पैदा नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी जो कि पैदा होती है, इसलिए हम इसको सेमी वाउल का दर्जा भी देते हैं कुछ लैंग्वेज में, कहते हैं कि ये आधा वाउल है। सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड लेबियोडेंटल साउंड्स। ओके, लेबियोडेंटल साउंड है। और हाँ, ये ऊपर मैं ये भी आपको साथ बता दूं, एक चीज मिस हो रही है, बाइलेबियल में आपने देख रहे हैं कि पा और बा दो हैं, पा और बा। बा जो है ये एक ऐसी साउंड है जो वॉइस्ड है, और पा जो है ये अनवॉइस्ड है। तो ये वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का डिफरेंस भी साथ साथ आपने ध्यान में रखना। लेबियोडेंटल साउंड्स में अगर आप देखें तो ये यानी लिप्स और दांतों की मदद से जो आवाजें पैदा होती हैं, लेबियो यानी लिप्स और डेंटल्स मतलब दांत,
तो निचले लिप्स और ऊपर वाले दांत मिलके जब आवाज पैदा करें, इन साउंड्स को कहते हैं लेबियोडेंटल साउंड्स। और इनकी भी किस्में हैं, लेबियोडेंटल फ्रीकेटिव्स हैं। फ्रीकेटिव्स कौन सी साउंड होती हैं? जब आवाज हिस करके गुजरती है, जैसे आप देखें फा 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 में हम ना, बा में क्या आता है कि हम बिल्कुल रोक लेते हैं आवाज, और फा में हमने आवाज फिसल के निकल गई है, फ्रीकेशन आई है उसके अंदर, तो ये फ्रीकेटिव साउंड है। व भी फ्रीकेटिव साउंड है। और इस तरह डेंटल साउंड्स हैं, द और था और दा, ये थीटा जो साइन इसके लिए लगता है, दा और था साउंड जो है, था दा, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जो मैं भी प्रोनाउंस कर रहा हूँ ये भी फॉल्टी होगी। उसकी वजह ये है कि डेंटल जो है ना, अक्सर पाकिस्तानी जो पर्सन्स हैं उनकी वोकल ट्रेनिंग नहीं है इसके ऊपर, अंग्रेज इसको सही प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि ये फ्रीकेटिव्स हैं। हम जब कहते हैं ना दैट और दिस, तो हम उसे स्टॉप्स बना देते हैं, दैट द, बिल्कुल हम उसे रोक देते हैं आवाज को, जबकि ये फ्रीकेटिव्स है। दैट हमें कहना चाहिए दैट और दैट, यानी थोड़ा फ्रीकेशन आनी चाहिए उसके अंदर। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जितना आपकी फोनेटिक्स का नॉलेज अच्छा होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन और बेटर हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो साउंड का ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एल्व्यूलर साउंड्स, हम इसको कहते हैं एल्व्यूलर साउंड्स। ये कौन सी होती है? जैसे टा और डा, टा डा आर्टिकुलेटेड बाय द ब्लेड और द टंग कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द एल्व्यूलर रिज। इसमें एल्व्यूलर रिज मैंने जैसे आपको बताया था, बिल्कुल दांतों के ऊपर वाली जगह होती है। जब आपका टिप ऑफ द टंग जो है और ब्लेड ऑफ द टंग जो है, सॉरी, वो जब इसके साथ टकराती है, टा और डा साउंड फिर पैदा होती है। तो एल्व्यूलर स्टॉप्स में वो बिल्कुल हवा रुक जाती है एक दफा, दांतों के पिछला जो हिस्सा है वहां आप जबान लगा के हवा रोकते हैं, टा डा, और प्लोसिव साउंड पैदा करते हैं। और कुछ है सा जा, जिसमें जबान आप टकराते तो हैं उसके साथ लेकिन फ्रीकेट हो जाती है, वहां से आवाज फिसल के निकल जाती है हवा, सा जा, इसमें आप रोकते नहीं है, फ्रीकेशन आती है। और एल्व्यूलर नेजल भी है, बिल्कुल उसी पोजीशन पर एक और साउंड है जो एन की साउंड है, न जब आप कहते हैं न या नो हमें कहना चाहिए, तो वो इंग्लिश में हम कहें नाक का रोल उसमें आ जाता है। एल्व्यूलर रिज तो यूज हो ही रहा है लेकिन नाक का किरदार आ जाता है, नेजलाइजेशन आ जाती है इसके अंदर। और ल जो है लेटरल साउंड है, जिसमें जबान थोड़ी सी साइड पे हो जाती है, ल कहते हुए थोड़ी सी साइड पे मूव करती है, जिसकी वजह से हम इसे लेटरल साउंड कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड पैलेटो एल्व्यूलर। पैलेटो एल्व्यूलर साउंड, जिसमें आपका पैलेट इन्वॉल्व है और एल्व्यूलर पार्ट जो है साथ इन्वॉल्व है। इसमें दो तरह की साउंड आ जाती हैं जो कि हम जिसको कहेंगे फ्रीकेटिव्स, जैसे श य है, श और य, ओके। इसमें आपकी जबान जो है सेंट्रल पार्ट ऊपर की तरफ जाता है और पैलेटल और एल्व्यूलर पार्ट के दरमियान जो है वो टकराता है और वहां से हवा फिसल के निकल जाती है। ये श साउंड है यानी एस एच वाली, और ये य साउंड है, ओके। और ये एक बिल्कुल प्योर पैलेटल भी है, य प्लेयर वाला ये और यस, ये यस वाला ये है। इसमें फर्क ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिस से मिलेगा, ये अभी सिर्फ महज पढ़ लेने से आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, वक्त चाहिए होगा। अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास इनका बेसिक नॉलेज हो, बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है दैट इज व्हीलर साउंड्स। व्हीलर जो है आपका कौन सा पार्ट है? बिल्कुल बिहाइंड द हार्ड पैलेट। बिहाइंड द हार्ड पैलेट इज द सॉफ्ट पैलेट कॉल्ड व्हीलम। जैसे हमने कहा था ना सॉफ्ट पैलेट, वो बिल्कुल हार्ड पैलेट के पीछे जो हिस्सा है उसको व्हीलर भी कहते हैं, व्हीलम या सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। दिस द साउंड प्रोड्यूस्ड विद द टंग कमिंग इन द कॉन्टेक्ट आर नियर इट कॉल्ड द व्हीलर साउंड। द वन वी नीड टू नो आर का गा। अगर आप कहने का गा, ये बिल्कुल आपकी टंग व्हीलर बिल्कुल बैक ऑफ जो माउथ है वहां टकराती है और का और गा साउंड्स जो है इसमें पैदा होती है। ये स्टॉप्स हैं, व्हीलर स्टॉप्स हैं, बिल्कुल हवा एक दफा रोकी जाती है और फिर प्लोसिव्स पैदा किया जाता है का और गा के अंदर। जैसे पा बा में हम लिप्स के जरिए रोकते हैं, का गा में हम सॉफ्ट पैलेट और जबान की मदद से हवा रोकते हैं। और नेजल इंग जो है, जैसे सॉन्ग के अंदर जो साउंड है, ये साउंड भी यूज किया जाता है इसके लिए, ओंग सॉन्ग के अंदर, इसे ये व्हीलर साउंड है जो नाक में से आवाज पैदा करती है। उसके अलावा यूवी ओलर्स साउंड्स भी होती हैं, लेकिन ये
जो कि इंग्लिश में ऐसी कोई साउंड बेसिकली नहीं है। कुछ और ज़बानों में जैसे अरबी है या और कुछ ज़बानों में जैसे पर्शियन है, इन दोनों में ये यूवियोलर साउंड्स भी होती हैं, जिसमें जो यूवियोला है उसकी मदद से भी आवाज़ पैदा की जाती है। इंग्लिश में ये साउंड एग्जिस्ट नहीं करती हैं, आल दो इंग्लिश में ग्लोटल साउंड एग्जिस्ट करती है। जैसे एच वाली साउंड है, जिसमें हम बोलेंगे ना हैप्पी में है, जो है आप कहते हैं हैप्पी हैप्पी। अब गौर करें तो आप सबसे पहले आपने बोला है, तो ये है जो साउंड है ये बिल्कुल ग्लोटल पोजीशन से ये साउंड पैदा हुई है। तो इसको एच साउंड या है साउंड जो है इसको हम कहेंगे ग्लोटल।